नमस्कार। रेनबो सेलेब्स में आज मैं निशा भारद्वाज अपने सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। छत पर मेरा घोंसला था, घोंसले में 2 बच्चे थे। बच्चे चूं चूं करते थे और अब वो वहाँ नहीं हैं। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? इन्हीं पंक्तियों से मैं आज के अपने जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो पेशे से हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और दिल से हैं एनवायरमेंटलिस्ट, और जिनके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पता लगा कि वो नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी उन्हें जाना और पहचाना जाता है। तो हम जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे अभी तक, हम स्वागत करने वाले हैं आज आकाशवाणी के स्टूडियो में राकेश खत्री जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि पास तो एक लंबी फहरिस्त है अवार्ड्स की। आपको इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से भी नवाजा गया है, साथ ही आपका नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, और ये जो अवार्ड्स का सिलसिला है वो लगातार यूं ही चलता चले जा रहा है। देखिए, अवार्ड्स ना आदमी की ज़िंदगी में अहमियत तो रखते हैं बहुत ज़्यादा, पर लेकिन अब सबसे ज़्यादा अहमियत ये रखती है कि जब आप किसी काम को शुरू करते हैं और लोग उसमें आपका साथ दें, और साथ देने के बाद जब वो सक्सेस हो जाए तो वो अवार्ड ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे मेरे संग एक बहुत अच्छी अवार्ड की सीरीज़ है। लोग मुझसे घोंसला ले जाते हैं, सीखते हैं, लगाते हैं, और जब उसमें चिड़िया आ जाती है और फिर मुझे लिखते हैं वो या फ़ोटो भेजते हैं कि ये देखिए चिड़िया आ गई, तो वो इतनी ब्लेसिंग जो है ना वो मेरे छोटे घर के अंदर भरी पड़ी है। बाहर जाके लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में अवार्ड दिया जाए या आपको नेशनल अवार्ड मिले कि आपने बेस्ट इनोवेशन पे काम किया बच्चों के साथ, लिम्का बुक में 2 बार नाम, कुछ इंटरनेशनल रिकॉर्ड बने, बच्चों की किताबों के अंदर आपका नाम आ गया, आपकी स्टोरीज आ गई कि कैसे मोटिवेट हुए, आपने कैसे करा, और उसको देख के बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सम्मान बहुत अच्छी चीज़ है, और सम्मान मिलने से आदमी का हौसला भी बढ़ता ही है। जी, ये तो जीवंत उदाहरण है कि आप जैसे हमारे सामने दिख रहे हैं वैसे ही बच्चे आपके बारे में जान रहे हैं, पहचान रहे हैं आपको, आपके काम को सराह रहे हैं, अपनी पाठ्य पुस्तकों में आपके बारे में पढ़ रहे हैं, आपके काम को जान रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है जब आप बताते हैं लोगों को? मेरे नाम का तो एक बुक में चैप्टर भी है। 4 बुकों में है, और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है जब बच्चे कहते हैं कि हमने बैटमैन सुना था, स्पाइडरमैन सुना था, नेस्टमैन नहीं सुना। क्या नेस्टमैन क्या बात होता है! है? तो उनको बताओ कि अच्छा नेस्टमैन ये होता है, तो क्यों हमें जरूरी भी है। बताई दीजिए राकेश जी कि नेस्टमैन क्या होता है। नेस्टमैन तो ऐसा कुछ नहीं है किताब, वो तो बच्चों ने दे दिया और वो चल गया, और वो ऐसा सिलसिला चला कि वो नाम, मेरा नाम पीछे चला गया, राकेश खत्री, नेस्टमैन आगे आ गया। जी। और पर बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैंने एक ऐसा काम करा जो शायद दुनिया में बहुत लोग करते हैं इस काम को, घोंसले बहुत लोग बनाते होंगे, पर ऐसा यूनिक जो हाथ से बना के और बच्चों को सिखाए 45 मिनट में। और मैंने, जैसा हमेशा मैं कहता हूँ कि बहुत मुकद्दस है घोंसला, अपने आप में माँ की कोख की तरह। एक नया जीवन निकलता है उस घोंसले में से, प्रकृति में मिलता है, प्रकृति को आगे बढ़ाता है। तो मुझे लगता है घोंसला हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैं बचपन में जुड़ गया था और शायद। मुझे लगता है कि आज की जो बातों का सिलसिला है ना वो बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। तो राकेश जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से ख्याल आया कि घोंसलों में ही अपनी जिंदगी का जो है गुजर बसर करना है? तो नहीं, कहाँ से घोंसले घोंसले इंसाइट एक्चुअली किया? में बचपन से ही जुड़ गए थे। जब हम चांदनी चौक में रहा करते थे तो हमारी जी। छत के ऊपर बहुत घोंसले हुआ करते थे, दीवार के अंदर सब जगह। और घर के जो अंदर के कमरे थे उनमें भी, पुरानी दिल्ली में घर बहुत ऊंची छत के हुआ करते थे, तो पंखों के अंदर भी खूब चिड़िया घर बनाया करती थी। हमारे घर में चिड़ियों का ना शुरू से एक आवाजावी बहुत ज्यादा रही, रोशनदान काफी थे। अब तो ऐसे घर मिलते भी नहीं देखने को आपको। और छत बड़ी अच्छी थी, वहाँ गेहूं वेहूं सुखा के पापड़ ये सब बनाए जाते थे। तो वो सारी चीजें जब हमने देखी और चिड़ियों को देखना शुरू करा तो घोंसलों से लगाव हो गया। 7th क्लास में था जब घर आया करते थे, वापस आने के बाद सीधा जूते बैग एक तरफ फेंका, शैतान बच्चों की तरह सीधा छत के ऊपर भाग जाया करते थे। छत पे बहुत सारे घोंसले थे, हमने वहाँ वो छुपा के रखे हुए थे। एक टोकरी थी, कुछ कलर थे, दाने थे, एक रस्सी थी, और वो टोकरी डंडी के सहारे अटका के और हम लोग दूर बैठ जाया करते थे दाने डाल के। चिड़िया आती थी, डंडी खींची, वो बंद, हाथ डाला, पकड़ा, रंग लगाया, उड़ा दिया। और उड़ाने के बाद जब नीचे आते थे तो मेरे फादर वहीं सामने बैंक में काम करते थे, वो पूछते थे कि चिड़िया पकड़ी आज? मैंने कहा रंग लगाया मैंने। तो वो कान पकड़ के जो खींचा करते थे वो आज तक याद है। जी। और बस वो बदकिस्मती थी कि आई लॉस्ट माई फादर, और जिम्मेदारियां मेरे सिर पे आ गई थी। तो मैंने एक
परफ्यूम की फैक्ट्री में नौकरी शुरू करी वहीं तिलक बाजार के अंदर। मेरा काम होता था बेसमेंट में अंदर पैकेट बनाया करता था और मैं बंडल बांधता था, लेकिन धुन अपनी वही रहती थी तो रस्सी उसके ऊपर बांधा करता था, तो रस्सी में से एक बड़ा अजीब सा म्यूजिक सुनाई देता था जो मैं इंटरनल मन से सुनता था, और किसी को तो क्या सुनाई देगा। वो मुझे लगता था ये रस्सी मेरी जिंदगी में कितनी कीमती है कि मैं इससे अपनी जीवन कमाता हूँ। वो बंडल चले जाते थे, उसमें एक आध शीशी टूट जाती थी, कुछ पैसे कट जाते थे, जी। घर का सारा खर्चा भी चलता था, कुछ पैसे भी बचाता था। और मुझे उस जमाने में इवनिंग न्यूज़ पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मैं उससे एक 5 पैसे बचा के इवनिंग न्यूज़ जरूर खरीदा करता था। तो मुझे लगता था ये खरीदना है मुझे, उसके लिए तो बहुत मेजर काम है। तो घर क्या चले जा उम्र थी उस समय आपकी? 14.5 साल 15 साल का रहा हूँ और मैं। कितने भाई बहन थे आप? एक भाई है मेरा बस छोटा। ओके। तो मदर थी। मतलब उसको जो पढ़ाना लिखाना था वो वो सब भी मैं नहीं करा अपने वो साथ, आपने वो ही सब मैं किया? नहीं करा। उसके बाद पढ़ाई भी अच्छी तो नहीं कर पाए इतनी उस समय, लेकिन हाँ ठीक है, बाद में धक्के खा के पढ़ ही लिए हम लोग कैसे भी लेकिन कर। कहानी से मुझे ये लग रहा है कि आपने चिड़ियों की जिंदगी में एंट्री ली हो, ऐसा नहीं लग रहा है। चिड़िया ने ही पहले से ही आपके हाँ, जीवन में वही एंट्री ले वो ली थी। छोटी चिड़िया ही है जिसने मुझे फर्श से उठा के शायद अर्श तक पहुंचाया। वही चिड़िया है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। और वो बचपन में जो आदत आ गई थी, शायद वो इतनी आत्मसात हो गई थी पूरी हमारे साथ। वो घोंसला हमेशा ये लगता था ये यहाँ घोंसला नहीं है, यहाँ पे यहाँ घोंसला नहीं है। तब यहाँ से शिफ्ट किए चांदनी चौक से, तब सबसे बड़ा कल्चरल शॉक लगा जब अशोक विहार पहुंचे। पूरी कंक्रीट की कॉलोनी उस टाइम बसनी शुरू हुई थी, अशोक विहार से आगे तक का इलाका पूरा। और कहीं बिल्डिंगों में ऐसा दिखते नहीं था, मकान ऐसे बनते थे, टाइट होते थे, डीडीए के मकान थे, कहीं रोशनदान नहीं, कुछ नहीं उसके अंदर। घोंसले तो अब है नहीं यहाँ पे, अब क्या होगा। अच्छा, उस समय साउथ का नारियल आना शुरू हो गया था, उम्र बढ़ रही थी तब, 80 का टाइम भी आ गया था जब वहां से शिफ्ट हुए। तो लगता था कि यार अब क्या होगा। तुमने सोचा कैसे करा जाएगा काम अब। अच्छा, उस समय ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसकी बहुत बातें होने लगी थी। मैं कभी कभी सोचता था, बादल को ऐसे देखते थे आप, बादल निकल जाता था बिना बारिश के। अब तो बारिश तो खैर अब बड़ी अनसर्टेन हो गई है। मोर का भी नाचने का और गाने का टाइम चेंज हो गया था, वो भी नहीं समझ पाता था कि बारिश के बादल कब आएंगे। कोयल खैर अब भी बेचारी कंफ्यूज रहती। तो ये सब बर्ड जो है कंफ्यूज होने लगी थी दुनिया। तब लगा यार क्या करा जाएगा अब। तो अच्छा, हमने नारियल के पीने वाले आते थे, वो पड़े हुए मिलते थे हमारे को, तो हमने एक दिन 40 इकट्ठे करे, उनको खाली करा, उसमें अखबार डाला, इनोवेशन करी थी बेसिकली। लोगों से कूलर की घास मांग लाए हम सारी, और उसको धोया, उसको साफ करके सुखाया, और वो उसके ऊपर बांध के रस्सी से, बिल्कुल वही सुतली रस्सी जो बांधी थी। जी। और ये सुतली बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर, ये आपका अंत समय तक साथ नहीं छोड़ती है, अंत समय हाँ, भी आपके बिल्कुल साथ ये ठीक सुतली कहा जाती है। आपने। और तो ये वो म्यूजिक अभी भी सुन रहा था इस सुतली रस्सी में? अब ज्यादा सुनता है। अब जब मैं बर्ड हाउस बांधता हूँ तब मुझे वो एक अलग म्यूजिक दिखाई देता है कि मैं चिड़िया को घर दे रहा हूँ। और वो शायद मेरी जिंदगी में वो दो म्यूजिक है जो हमेशा कान में चलते रहते। फिर जब ये घोंसले बनाए तो हमने 40 घोंसले अलग अलग पेड़ों के ऊपर वी शेप की जगह में लगा दिए, जो पेड़ में गुलेल जैसी जगह होती है, और लगा के हम खुश हो गए। हमने कहा अब ये बहुत बड़ा काम हो गया, इसमें चिड़िया आ जाएगी। जी। कुछ नहीं हुआ, 15 दिन तक उसके अंदर एक चिड़िया नहीं आई। और क्योंकि उसमें अखबार डाला था तो उसमें जो मॉइस्चर था अंदर, उसको अखबार ने सोख लिया सारा। तो हमने एक एक करके उतारना शुरू करा, सब पे नंबर डले थे 1 से 40 तक। 38 नंबर तक बिल्कुल खाली था। 39वें नंबर के अंदर दो छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे। वो एक शायद किरण दिखाई दी कि हाँ यार ये काम हो तो सकता है। तो श्रोताओं, सोचिए आप, जब आप 1 से 38 नंबर तक केवल निराशा आपके हाथ लग रही है और सेकंड लास्ट पे पहुंचकर आपको लगा है कि कोई उम्मीद की किरण आपके पास आने वाली है, तो आप समझ सकते हैं उस हर्ष का और उस खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा जब आपने वो बुलबुल के बच्चे देखे होंगे। देखिए उसके बाद बहुत अच्छा लगा। उस घोंसले को हमने वहाँ छोड़ दिया, 40वां भी उतार दिया। जब बच्चे उड़ गए उसके बाद लगा कि ये काम हो सकता है। फिर वही हुआ, जिंदगी में हमेशा ऐसे टर्न आते हैं। वहाँ से अशोक विहार से नोएडा शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि अपना घर लेना था, तो हमने घर लिया। तब तक कई साल बीत गए थे, मैरिज हो गई थी और एक छोटा बेटा था, बाद में बेटी भी हुई। अब 49 साल की उम्र हो रही थी, तो लोग कहते थे अच्छा अब इस उम्र में भी घोंसले बनाओगे, ये घोंसले बनाना ही तुम्हारा काम। मैंने कहा, नहीं करेंगे, कुछ और भी करेंगे, लेकिन अभी तो घोंसलों के ऊपर फोकस है। तो तब मैंने गड़ी मांडू के पास एक जंगल है, वहाँ झाड़ बहुत थे वहाँ पे बड़े बड़े, तो मैं वहाँ चला गया। हम लोगों ने नारियल के घोंसले लिए अपने, हमने कहा वहाँ लगाते हैं इसको, वहाँ लगा के देखते हैं। जी। तो एक दिन मैं घोंसला लगा के आ रहा था, तो हमने एक नई चीज़ और ईजाद कर ली थी। हम लोगों ने बैम्बू स्टिक से घोंसले बनाने शुरू कर दिए थे। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने सोचा अब यहाँ घोंसले लगाते हैं। तो मैं लगा के जिस दिन जा रहा था तो एक बुजुर्ग से माली बैठे थे। वो शायद 2008 की बात है, और वो मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग ईयर था। तो मैं जब निकलने लगा तो उन्होंने मुझे रोका, बोले इधर आइए। तो मैंने कहा बताइए। तो बोले क्या करते हैं? मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ। तो बोले बैठ जाइए। बुजुर्ग थे माली बहुत। तो मैं बैठ गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस काम को बंद मत करिएगा, ये बहुत मुकद्दस काम है, क्योंकि आप उनको घर दे रहे हैं जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। जी। तो ये काम आपको बहुत आगे ले जाएगा। अच्छा, ये वाकई। कभी कभी ऐसा लगता है ना, आप जब कि कोई ये खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा है, प्रकृति का मैसेंजर है। मैंने कभी पहले उनको इतना देखा भी नहीं था वहाँ, तो मुझे लगा इन्होंने कहा है। अच्छा, सलाह वैसे भी हिंदुस्तान में फ्री दी जाती है, तो मैंने कहा इन्होंने भी सलाह दे दी। तो जी। उन्होंने कहा बैठिए बैठिए। तो उसके बैठने के बाद उन्होंने मुझे अपनी पॉकेट से कुछ निकाल के दिया। तो मैंने उनसे बड़ी इज्जत के साथ ले लिया। जब मैंने पार्क से गेट के बाद उनको नमस्कार करके मैं बाहर आ गया, जब मैंने बाहर आके देखा तो वो 150 रुपये थे। ये बहुत कीमती है। मैंने घर जाके वाइफ को बताया
तो बेटा तो छोटा था, उसको ही बताया तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा अच्छा नहीं, ये अच्छी बात है अगर किसी ने ऐसा आपको आशीष दिया तो ये जी को काम चल जाएगा। घर का साथ बहुत जबरदस्त रहा, और घर का साथ नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने इंटरव्यू के लिए नहीं बैठा होता। और दोस्तों ने भी बहुत साथ दिया। आके फिर घर पे कहा चलो अब करते हैं वो नए तरीके से जो बैम्बू वाले हैं ना वो बनाते हैं। तो वहीं हमारे घर के पास ही एक अनाज की मंडी है काफी बड़ी, तो वहाँ एक गली ढूंढी हमने। उस गली के अंदर ट्रैक्टर और ये ट्रक ज्यादा आया करते थे, तो बोरियां वगैरह उतरती थी, तो जी दाल गेहूं थोड़ा थोड़ा गिर जाता था, तो चिड़िया बहुत होती थी वहाँ। तो हमने कहा क्यों ना यहीं से शुरुआत करी जाए। तो हमने 20 घोंसले बनाए, और फरवरी का महीना था 2008 का। तो मैंने उनसे कहा कि मोनिका को कि भाई हम चल के घोंसले लगाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा आप लगाओ चलो। हमने एक घोंसला एक घर में लगाया, जिसके घर में लगाया था वहीं 19 हमने रख दिए। कहा ये यहीं रखे रहेंगे, अगर ये अडॉप्ट हो गया तो फिर हम और लगा देंगे। डॉक्यूमेंट्रीज करते थे, तो कैमरे थे हमारे पास, हम सुबह पहुंच जाते थे वहाँ 7 बजे, 11 बजे तक बैठते थे जब तक चिड़िया के घोंसले में आने का टाइम होता है। उसी दौरान में दाना भी खाने आती है वो। फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक 3 दिन बैठे, और 3 दिन में खूब ताने सुने। कोई दूध लेने जा रहा है, कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ जा रहा है। आ गई? मैंने कहा नहीं। क्या अच्छा, बात है आप आएगी 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 आएगी। जी मतलब वो मजाक होता था, तंज होता था, गुस्सा भी आता था, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते लेकिन ना। आज के दौर में उसको सोचते होंगे तो बड़ा ही बहुत लुत्फ आता अच्छा होगा लगता, कि नहीं मैं उन सब रोमांचित हो लोगों उठते से होंगे बाद आप में, बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ। खुदा हम्म अपने आप आपको जब रास्ता दिखाता है तो आपके लिए रास्ता बनाता भी है। हम्म। आपको दिखाता है तो बनाता भी हो। तो हम कहानी सुन रहे थे उस घोंसले की, जो 19 घोंसले हैं वो रखे हुए रखे हैं, हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं वो कि हमें इंतजार कब कर रहे हैं। लगाया जाएगा। तो उस एक घोंसले की सफलता की क्या कहानी है? चौथा दिन था, तो मैं निकल रहा था सुबह घर से, तो मोनिका ने पूछा कि वहीं जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो भाई, अगर आज घोंसले में चिड़िया नहीं आई, मैं ये काम बंद कर दूंगा। हम लोग और बहुत सारे काम करते थे, एनवायरनमेंट पे थिएटर करते हैं, कुओं के दोबारा से रिवाइव करते हैं, तालाबों को करते हैं, वही काम करेंगे यार। उसने कहा नहीं नहीं जाओ, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता खोला था उन्होंने, कहा था तो कुछ ना कुछ होगा। मैं वहाँ पहुँच गया बिल्कुल एज टाइम पे 7 बजे, अपने 7 से 11 बजे तक बैठा रहा। 11:15 बजे शायद मैं कैमरा पैक कर रहा था, तभी मैंने देखा वो वेबसाइट पे मेरे फोटोग्राफ है, मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया। उसने उस पूरे घोंसले को देखा, चारों तरफ से घूम के अंदर भी झांका, और वो वापस चला गया। मुझे लगा गुरु ये वापस नहीं आएगा लेकिन वो 2 या 3 मिनट के बाद ही फीमेल के साथ आया। उनके मुंह में छोटे छोटे घास के टुकड़े थे, वो उन्होंने उसमें ला के रखे। आपको सच बताऊं तो बड़ी फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन जब मैंने खड़े होकर ताली बजाई तो बहुत सारे लोगों ने ताली बजाई। मेरे साथ जो टीम के मेंबर थे वो भी बड़े खुश हुए, और हमें लगा कि ये है। तो बाद में वही लोग जो ये कह रहे थे कि चिड़िया, उन्होंने सबने घोंसले लिए, सबने अपने अपने घरों के बाहर कहीं कहीं टांगे। और 3 दिन के बाद हम लोगों ने जब चेक करा तो सारे घोंसले अडॉप्ट थे। वो 20 घोंसले थे जो पहले थे जिंदगी की शुरुआत के, जिन्होंने 2008 के अंदर ये टर्निंग पॉइंट दिया। और इस साल जब हमने वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया एक मेरठ के स्कूल के अंदर, जहां हमने 45,000 बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से जोड़ा था, उस दिन हमने अपने 6,88,000 घोंसले पूरे क्या बात है, साल के वाकई अंदर। ये तो अद्भुत मिसाल है। कहाँ से एक घोंसला शुरू करना जहाँ मुश्किल था, वहाँ आपने 6,88,000 इसीलिए का मैं उसको आंकड़ा। हमेशा बोलता हूँ तिनकों से घोंसले का सफर। तो यही एक कहानी है बस, जो मोटिवेशन देती है। बाद में लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू करा, लोग बुलाने लगे, स्कूल्स में बहुत जाते हैं हम लोग। अभी ये जो 2 घोंसले आप आज अपने जी, साथ लाए हैं। ये बैम्बू स्टिक से बना हुआ है। जी राउंड स्टिक्स हैं, उसके बाद ओके नारियल लपेट के उसके ऊपर उसको डेकोरेशन दी गई है, और सुतली बांध दी गई है। ठीक सुतली है। वही है जो हाँ, शुरू से मेरी उंगलियों से निकल जो रही है, म्यूजिकल सुतली है म्यूजिकल एक्चुअली। सुतली है। और ये टेट्रा पैक का है, सॉफ्ट ड्रिंक के जो पैकेट्स आते हैं छोटे वाले, उनसे बनाया जाता है। उसको गला के ये, और इन्हीं इनोवेशंस की वजह से ही जो लोग जुड़ते हैं हमारे से, और हमारी वर्कशॉप्स के अंदर सबसे अच्छा ये होता है कि 3 जनरेशन बैठती हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं। जी जी तो मुझे लगता है कि घर देना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का काम है, और वो ब्लेसिंग आपको बहुत इफराद में मिलती है, बहुत तेजी से मिलती है। और वो लोग जब बनाते हैं, और बनाने के बाद, जब मैंने आपसे शुरू में कहा था, बनाने के बाद जब बना के ले जाते हैं, घर में लगाते हैं, चिड़िया आ जाती है, और वो फोटो भेजते हैं और लिख के भेजते हैं, तो मुझे लगता है वो अवार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। वो एक हिम्मत बांधते हैं आपके अंदर। लेकिन नुकसान हम ही लोगों ने करा है, हमारी उम्र के लोगों ने। जो पर्यावरण बर्बाद करने का जो काम किया वो हमारी उम्र के लोगों ने करा है। ठीक है, हम जैसे बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारा एक फर्ज भी बनता है कि हम लोगों को ये बताएं कि आप इसको बचाइए। ये वही चिड़िया है जो बचपन में आपको जगाती थी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कि कैसे राकेश खत्री जी ने अपने सपनों को, जिसे कहते हैं ना, दीवानगी की हद तक जाकर जो है पूरा किया है। और कहते भी हैं कि जुनून बहुत जरूरी है और जिद बहुत जरूरी है यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। और लीक पर चलकर तो किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, आपको लीक से हटना ही होगा। अपने पदचिन्ह आपको खुद बनाने होंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ी उन पर चलकर, उनसे कुछ सीख कर उससे भी आगे निकल सके। और ऐसा ही कुछ किया है राकेश खत्री जी ने। एक घोंसले से
जो कहानी शुरू हुई, जो सफर शुरू हुआ, वो अब 6,88,000 घोंसलों तक पहुंच चुका है। इतनी बड़ी संख्या है ये कि कोई एक दिन का काम नहीं है। खुद राकेश 14 खत्री साल जी इसको कह रहे हैं कि 14 साल हो गए हैं और अभी तो ये निरंतर सफर जो है चलता ही रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है राकेश जी कई बड़े बड़े आंकड़ों तक इसको छू लेंगे। मैं जानना ये चाह रही थी अभी आपसे कि ये जो सपने देखने की जो शुरुआत हुई और जो आप कहते हैं कि सपने देखिए, सपने पालिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ये जो सपनों के लिए जो इतना जुनून है आपके अंदर, जो प्यार है, जो शिद्दत है, ये सपनों से इतना लगाव किसी को कैसे हो सकता है? क्योंकि दुनिया हंसती है, जैसे अभी आपने बोला, अरे चिड़िया आई, चिड़िया आई। कैसे आप अपने सपनों को जिंदा रखते वो हैं? सपना कैसे पूरा हुआ होगा जब उसमें चिड़िया आई होगी पहली बार, तो मुझे ना एहसास हुआ होगा। लेकिन बिल्कुल। सपने ना वाकई बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि अपने बच्चों को भी और खुद भी आदमी को सपने जरूर देखने चाहिए। लेकिन हर सपना पूरा हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, और सपना किस डायरेक्शन में देखा जा रहा है वो लेकिन भी मायने सपना रखता पूरा है। हो जाएगा तो उसके बाद कितनी खुशी होगी। हाँ, वाकई। मेरा तो सपना पूरा हुआ। हम्म। मुझे तो जो लगता था, मुझे बाद में लगा कि मुझे कुछ बनना तो है यार, क्या हम्म। करूंगा जिंदगी में। हम नहीं जाग पाए, हमारी उम्र में शायद ये चीजें नहीं होती थी। हमारी उम्र के अंदर कुछ फेस्टिवल हुआ करते थे स्कूल्स के अंदर, मैं तो उसमें डांस प्रोग्राम होता था। हम्म। और वो भी आप सोचिए कि एक 8 9 साल 10 साल के बच्चे को आप कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम उस उम्र में दिखा दे तो वो क्या देखेगा। तो हमारा मन तो ये रहता था कि गुरु डांस खत्म हो, बाहर भागे, वहाँ ब्रेड पकौड़ा मिलेगा अच्छा। रिफ्रेशमेंट में। तो हमारा दिमाग वहाँ लगा जी रहता था। जी। पर मुझे ये लगता है कि सपने देखना बहुत जरूरी है, और बिना सपनों के देखे आप जिंदगी में आगे गाड़ी नहीं चला सकते। सपना देखेंगे और याद रहेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कहीं तार मिल रही है और वो काम डेफिनेटली होगा। लेकिन एक तार आपकी और मिली है, आपको परिवार का जो सहयोग है ना वो सबसे पूरा बड़ा मिला है। सहयोग, सबसे बड़ा क्योंकि सहयोग। अगर परिवार आपको आपके सपने देखने में बाधा पहुंचाता रहे, कहे कि अरे ये क्या फिजूल का काम कर रहे हो, अरे ये क्या सोच बैठे हो, ये कैसे होगा, सब कह रहे हैं आपको, आप रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं, तब आप कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीड है ना, जो आपकी गति है, उसमें बाधा आ जाती मैं है। जहाँ रहता हूँ, सपनों की बात, मैं जब मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ के आया तो 3 महीने का पीरियड बहुत ख़राब था मेरा। माई वाइफ वॉज वर्किंग विद सम चैनल, और मेरे पास कोई काम नहीं होता था। और मुझे ये लगता था कि घर में बैठूंगा तो आस पड़ोस के लोग कहेंगे कि यार ये आदमी घर में बैठा हुआ है, काम तो करता ही नहीं कुछ। तो मैं सुबह सुबह 9 सवा 9 बजे बैग लेके अपना चला जाता था। हमारे घर के पास एक स्मृति वन है, वहाँ बैठ जाता था। वहाँ जाके मैंने अपनी ज़िंदगी की शायद कहानी या इबारत लिखी होगी, तभी मैं इस मुकाम पे पहुँच पाया। मैं 3 महीने तक उस पार्क में लगातार रोज 9 बजे से 5 बजे तक बैठता था, और 5 बजे ऐसे आता था वापस घर की तरफ को जैसे ऑफिस से आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है वो एक टाइम ऐसा मैंने काटा जो मेरा थोड़ा सा खराब टाइम था। लेकिन स्ट्रगल अगर कहें कि हाथ फैलाने की या ये कहने की कि यार काम कैसे चलेगा, वो मेरे पास शायद उन चिड़ियों ने कभी आने नहीं दी। जितनी ब्लेसिंग दे सकती थी उतनी उन्होंने दी ब्लेसिंग। मैं सोचता हूँ 6,88,000 बनाए होंगे तो उसमें से कम 5.5 लाख घोंसले अडॉप्ट हो गए। गायनेकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने घोंसला मुझसे बनाना सीखा, 85 साल की थी, जो वो बेंगलोर से आई थी बेटे के पास अपने दिल्ली। मेरी वर्कशॉप थी, उन्होंने बनाया, बना के वो ले गई घोंसला, कांपते हाथों से उन्होंने बनाया। मैंने उनको कई बार कहा मैं बनाऊं, मेरी वाइफ ने भी कहा बना दूं, नहीं नहीं मैं बनाऊंगी इसको। वो ले गई, लेने के बाद उन्होंने मुझे वहां से एक चिट्ठी लिखी, मेल लिखी बेसिकली, कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में शायद 2000 बेबीज को बर्थ करवाया होगा, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी मिली जब मैंने इसको घोंसले को लगाया और उसमें चिड़िया आ गई, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक सार्थक काम करा। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो मैं लाल किले पे गई थी जब, तो वहाँ मुझे एक पीतल की थाली के अंदर कुछ लड्डू मिले थे, और वो थाली उन्होंने मुझे प्रेजेंट करी है अभी। क्या बात है! इसको कहते हैं कि आपका काम बोलता है, और ये बताता है, दर्शाता है कि आपको कितना प्रेम मिल रहा है सभी लोगों से, ना केवल पक्षियों से बल्कि प्राणियों से भी। इंसानों से। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, और आज के हमारे जो रेनबो सेलेब्स हैं वो हैं राकेश खत्री जी, और निरंतर बातें चल रही हैं पेड़ों की, पक्षियों की, प्राणियों की। मतलब आज तो जो हमारे आसपास का जो वातावरण है पूरा जो है पर्यावरण से, मुझे यहाँ स्टूडियो के अंदर भी लग रहा है कि मैं एक बागीचे में बैठी हूँ और सर से मेरी निरंतर बातचीत चल रही है। जैसा कि अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे सर, और आपने बताया कि हाँ कहना तो बहुत सारी परिस्थितियों में आसान हो जाता है, लेकिन ना कह पाना और अपने आप को समझा लेना उस चीज के लिए बड़ा ही मुश्किल है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? निशा जी, असल में होता क्या है ना, जब आप किसी के संग बात करते हैं और वो आपको उसके अंदर आर्गुमेंट में ले जाए तो नुकसान आप ही का है। तो बेहतर है उससे क्या एस्केप कर जाइए कि अच्छा ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जब मैं घोंसले लगाता था तो कॉन्फ्रेंस में कई बार गया, वहाँ पढ़े लिखे लोग आते थे। मैं अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं कहता, पर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास तजुर्बा है। तो वो लोग बातें करा करते थे कि अच्छा ये आपने घोंसले जो लगाए वहाँ पे यार, उसके ऊपर वो टावर है, वो टावर की वजह से नुकसान हो रहा है। जो घोंसले नहीं बना पा रही वो तो आपके घरों की कंस्ट्रक्शन है। आपने पेड़ों का पूरा सेटअप ही बदल दिया, आप ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाने लगे। आपको लगाने चाहिए थे लोकल ट्रीज जिन पे बर्ड घर बनाते हैं। तो आप ऐसा क्यों कर, नहीं नहीं वो टावर्स के नीचे नहीं आती। तो फिर मेरे को एक जिद मिली, जो आपने कहा, सपना तो नहीं था, वो जिद थी, और वो जिद अंदर बहुत गहरी बैठ गई। तो मैंने टोल ब्रिजेस के ऊपर लगाने शुरू करे पूरे हिंदुस्तान में। टोल ब्रिज के ऊपर सबसे ज्यादा टावर होते हैं और सबसे ज्यादा चिड़िया भी वहीं मिलती हैं आपको, क्योंकि लोग रुकते हैं,
कुछ खाने का सामान फेंक देते हैं, कुछ ऐसा डाल देते हैं, उनको खाने के लिए वो मिल जाता है। तो मैंने देखा कि उन टोल ब्रिज के ऊपर चिड़िया की अडॉप्शन रेट बहुत ही ज़्यादा हो गई। मैंने सबसे पहले नोएडा के टोल ब्रिज पे लगाया, वो बहुत ही कमाल का किस्सा था। मेरा ऑफिस ग्रीन पार्क था, मैं वहाँ से जाया करता था निकल के, तब 30 रुपये लगते थे, तो बहुत कम ट्रैफिक होता था। तो मैंने एक दिन देखा कि वो लोग कुछ दीवार में छेद बंद कर रहे हैं, तो मैं उतर गया गाड़ी से, तो गाड़ी खड़ी करके आ गया। मैंने कहा क्यों बंद कर रहे हैं? बोले साहब ये चिड़िया इसमें घर बना रही है, गौरैया बहुत है वहाँ। तो मैंने कहा ये तो चिड़िया खत्म होती जा रही है, आप लोग इसके लिए क्यों इसको बंद कर रहे हैं? बोले साहब हमारे बॉसेज ने कहा। मैंने कहा आप इसको बंद नहीं करेंगे, तो बाकायदा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो मैंने कहा इनसे तो बहस करने का फायदा नहीं। मैंने कहा आपका बॉस कौन है? तो उन्होंने कहा वो मेन ऑफिस में बैठे हैं। तो मेन ऑफिस में गया, तो मैं बहुत धड़धड़ा था, वो गुस्सा मेरी आदत है शुरू से। तो मैंने जाके उसको कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ये बंद क्यों कर रहे हैं? वो तो चिड़िया खत्म होती जा रही है, आप उसका। बोले सर वो गंदगी फैलाती है। मैंने कहा नहीं, वो चिड़िया तो गंदगी नहीं फैलाती। तो बोले आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं घोंसले लगाना चाहता हूँ। तो बोले लगा दीजिए सर, पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा मैं पैसे मांग ही नहीं रहा आपसे। तो मैंने पहले एक्सपेरिमेंटल तौर पे उनके दोनों टोल ब्रिजेस के ऊपर 100-100 घोंसले लगाए, और आप निशा जी यकीन मानिए 3 दिन के अंदर वो सारे अडॉप्ट हो गए। वहाँ उन्होंने बाकायदा फिर बाद में मुझे कहा कि आप अपनी फाउंडेशन के नाम के साथ एक बोर्ड भी लगाइए, क्यों लगाए आपने घोंसले और घोंसलों के फोटो। 4-5 दिन के बाद मैं देखता था वहां से लोग अपनी मोटरसाइकिल कार रोक के साइड से मोबाइल से वीडियो बनाया करते थे। आज भी वो घोंसले लगे हुए वहाँ, 60-70 बचे हैं उनमें से, जी। चिड़िया आज भी उसमें घर बना रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है हमेशा आर्गुमेंट करने की बजाय आप सिर झुका के कबूल कर लीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। सब मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, मुझे तो यही करना है, मेरे को यही करने के लिए भेजा गया है, मैं यही करूंगा। 62 साल से कर रहा हूँ, अब भी जब तक मेरी जिंदगी रहेगी हाथ पर चलते रहेंगे, करता रहूंगा। और बहुत काम करता हूँ बच्चों के साथ। तो बच्चों का साथ बहुत जरूरी था, और बच्चों ने बहुत शिद्दत से अपनाया उसको, उनको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा घोंसला बनाएंगे हम, अच्छा फिर इसमें चिड़िया आएगी, फिर हम आपको बताएंगे सर, ये एक कहानी है। आपसे यही जानना चाहेंगे, घोंसला बनाने की विधि भी संक्षेप में बता दीजिए हमारे लिसनर्स को। कुछ नहीं है, पेंडेमिक का टाइम बहुत खराब टाइम आया था। उस समय पूरी दुनिया परेशान थी, हम भी परेशान थे, क्योंकि हम रोज स्कूलों में काम करते थे, तो बड़ी बेचैनी हो रही थी, बच्चों से नहीं मिल रहे। तो हमने एक स्कीम शुरू करी। हमने कहा चलो बच्चों को हम प्लास्टिक के डिब्बे से घर बनाना सिखाते हैं। प्लास्टिक के डिब्बे से हमने 70,000 घोंसले बनाए, और 70,000 अलग अलग वर्कशॉप करते थे। 300 से ज्यादा वर्कशॉप करी, स्कूल के बच्चे जुड़ते थे। घर का ही सामान था जो घर में मिल जाता है, तो उनको समझाते वैसे थे कि मम्मी जिसमें दाल रखती, जो दाल तुम्हें पसंद नहीं आती, वो डिब्बा खाली करवा लो, उसके अंदर एक छोटा सा होल करना, उस होल के नीचे एक पेंसिल लगाना पुरानी, उसमें अंदर रुई डालना, कपड़ा डालना, और उसके चारों तरफ सुतली बांध देना, और उसको पेड़ पे कहीं टांग देना, या उसको कहीं टांगना ऐसी जगह जो हिले ना, दीवार पे लगा देना कील से। बच्चों ने इतनी तेजी से वो काम शुरू करा, आप सोचिए जितना पेंडेमिक का टाइम था उसमें 70,000 घोंसले गिन के, रिकॉर्ड है एक एक घोंसले का। राकेश जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, घर और बाहर आप काम कर रहे थे निरंतर, और पर्यावरण के लिए तो काम कर ही रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं घर गृहस्थी को और इस काम को, अपने पैशन को कैसे जिंदा रखते हैं दोनों घर का साथ रहा बहुत ज़्यादा, इसलिए बेटा मेरा मेरे साथ ही काम करता है। घर का साथ मतलब मैं 3 बजे के बाद काम नहीं करता नॉर्मली, जब स्कूल बंद हो जाते हैं। अगर कोई मीटिंग है कॉर्पोरेट की तो बात अलग है। 3 बजे के बाद फिर मैं सोफे के ऊपर बैठ के आराम से सामने साउथ की डब फिल्में देखता हूँ, उसका मजा लेता हूँ। शाम को एक सब्जी बनाता हूँ घर के अंदर जरूर, क्या खाना बात बाकी मोनिका बनाती है रोटी, और वो मेरा खाना बनाने का शौक है। और वैसे भी चांदी चौक का हूँ तो जवान चटोरी भी है। अरे बस एक वही बात है एक बीच की जो है कि वो जी। घर ऐसे एडजस्ट हुआ। अगर मैं जा रहा हूँ तो मोनिका संभाल रही है, मोनिका जा रही है तो मैं संभाल रहा अब हूँ। खाने की बात हो रही है और आपने सब्जी बताया कि आप बनाते हैं, तो बताइएगा सबसे अच्छी सब्जी है जो मैं आप मन सारी से सब्जियां पकाते अच्छी हैं। बना लेता हूँ। उसमें मुझे लगता है जिमीकंद की सब्जी और पनीर की सब्जी शायद मैं बहुत बेहतरीन बनाता हूँ। और ट्रेडिशनल खाने में ज़्यादा बनाता हूँ, जिसमें करौंदे की चटनी समझ लीजिए, या आप मेथी की दाने की चटनी समझ लीजिए, इस किस्म के खाने में ज़्यादा बनाता हूँ। अब ये आपके खाने की बात रही, और जानना ये भी चाहेंगे, चिड़ियों के साथ आप इतने नजदीकी से आपने काम किया है चिड़ियों में, तो चिड़ियों का मन पसंदीदा भोजन कौन सा मैं लोगों को सबको यही कहता हूँ, उसको बाजरा मत दीजिए, गर्म होता है। है? आप उसको टूटा हुआ चावल दीजिए, उबला हुआ चावल दीजिए, और कुछ ना मिले तो सूखी रोटी, जब रोटी थोड़ी खड़क हो जाए तो उसको चूरा करके दीजिए। वो रोटी का भी मुझे आइडिया वहाँ से आया कि मैं लेबर कंस्ट्रक्शन में जो बैठते हैं लेबर, उनको देखता था, वो हमेशा एक रोटी चुरा करके चिड़ियों को डालते थे। उनके आसपास चिड़िया बहुत होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो उनको पसंद आती हैं, या दाल, कोई सी भी दाल, हरी मूंग की दाल है या कोई सी दाल, उसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा मार के 2 दिन बंद कर दीजिए, तो कीड़ा पड़ जाएगा, तो वो बड़े मन से खाएंगे। अच्छा अच्छा, यही देना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं, क्या बढ़िया से आपकी एक्सपर्टीज निकल कर आ रही है इन सब बातों के बीच में। आज रेनबो सेलेब्स में मैं हूँ आपके साथ निशा भारद्वाज, और हमारे साथ आज के रेनबो सेलेब हैं राकेश खत्री जी। राकेश खत्री जी से हमारी निरंतर बातचीत चल रही है पर्यावरण के बारे में, चिड़िया के बारे में, उनके घोंसलों के बारे में। लगभग 60 दशक का जो आपका ये सफ़र है, इसकी यात्रा आपकी कैसी रही, बहुत खूबसूरत। और इसमें कितनी आपको चुनौतियां आई, उसके बारे में हमसे साझा चुनौतियां कीजिए। मैंने बताया ना, वही आई जो लोगों की हंसी उड़ाने वाली थी। फाइनेंशियली कभी ऐसा प्रॉब्लम आई नहीं।
फादर बहुत, क्योंकि अर्ली एज में गए थे तो बहुत छोटा सा एक अमाउंट था, लेकिन वो अमाउंट उस जमाने के लिए बहुत बड़ा था। तो उससे ज़िंदगी चली। माँ ने बहुत अच्छे तरीके से घर चलाया। उसके बाद शादी हुई। वाइफ मोनिका बहुत अच्छी मिली कि वो समझदार थी कि उसने संभाला। नॉर्मली नहीं हो पाता तालमेल कभी ऐसा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को भी संभाला। जब मैं बाहर रहा तो उन्होंने बच्चों को संभाला, घर में रहता। और इस साल हम लोग सब परिवार ने मिलकर 2 किताबें बनाई हैं। एक है चलो चहकती महकती दुनिया को ढूंढें, बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। और एक किताब हम लोग निकाल रहे हैं, एक कहानी पत्ता बोले। इसमें बेसिकली 40 ट्रीज के ऊपर उनकी माइथोलॉजिकल, उनकी हिस्टोरिकल, उनकी वैल्यूज वो सब उसके अंदर हैं। और वो पत्ते की शेप में ही है वो किताब। आगे आपसे आज जानना चाहेंगे राकेश जी कि आज के जो युवा हैं वो इतने व्यस्त हैं, या तो कहिए कि सोशल मीडिया ने उन्हें व्यस्त रखा हुआ है, या कहें कि अगर सोशल मीडिया से फुर्सत मिल जाती है तो पढ़ाई जो है उनको घेरे रहती है, पढ़ाई से फुर्सत मिल जाती है तो आजकल स्पोर्ट्स और ये सब इतने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि बच्चे जो है हमेशा बिजी रहते हैं। तो उनको कैसे प्रेरित कर पाते हैं आप इस दिशा में? युवाओं को यही कहना चाहता हूँ हमेशा कि आप सारे काम करिए दुनिया के जितने, पर अपने से छोटे बच्चों को ये जरूर सिखाइए कि बचाएंगे तो बढ़ेगा। आप बैंक के मेथड से चलिए ना, आप बैंक में पैसा डालेंगे तभी ना बढ़ेगा। एक बार जो आपने पैसा डाल दिया वो बढ़ बढ़ के करोड़ों में तो नहीं हो जाएगा। तो आपको बचाना जरूरी है और अपने से छोटों को समझाना जरूरी है कि आप समझ के चलिए। जी, इसी के साथ एक गहन चिंता जो हमें सभी को सताई जा रही है कि जो चिड़िया हैं, गौरैया स्पेशली, तो उसकी जो संख्या है वो निरंतर कम होती जा रही है, घटती जा रही है। तो इसका क्या कारण है और इसे कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, उसका कारण सबसे बड़ा वही कि मैंने कहा आपसे, हमने अपना दिल छोटा कर लिया। हम उसको अंदर आने ही नहीं देते। वो घर में रहने वाली चिड़िया थी। गांव के अंदर भी देखिए आप, टीन शेड के अंदर या उसके लिए अलग अलग जगह बना दी जाती थी। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं उन चिड़ियों के लिए जगह बनानी चाहिए। बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे ही बसंत पंचमी खत्म होती है, उनके चिड़ियों के घोंसले बनाने का टाइम शुरू हो जाता है। प्रकृति उनको दूसरे तरीके से मदद करती है, डंडियां गिरा के। आप उनके लिए डंडियां, रुई, धागे, पुराना ऊन, ये सब कहीं कॉर्नर में डाल दीजिए। वो उठा के ले जाएंगी, अपना घर बनाएंगी। उनको आसानी से मिल जाएगा। आप कुछ नहीं तो उसे आप ये कह सकते हैं घोंसला बैंक है वो, बच्चे बनाएंगे और बनाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट दिया मैंने, वो लोग करते हैं। रीज़न वही है बस उसका कि हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि उस चिड़िया को कैसे वापस ला सके। तो उसके लिए एक घोंसला जरूर लगाइए आप अपनी लाइफ के अंदर। आप पेड़ लगाते हैं तो मुझे लगता है आप एक घोंसला लगाइए या उनके लिए कहीं भी जगह बनाइए। अब देखिए ई कॉमर्स की जो डिब्बे आते हैं आपके घर में, बहुत मजबूत होते हैं। आप उसी में एक छोटा सा होल करके उसमें एक डंडी लगा के कहीं पे भी उसको ऐसी जगह रख दीजिए, वो उड़े ना। वो अपने आप उसको अडॉप्ट कर लेगी। उनको घर चाहिए। बुशेस हम लगाते नहीं है, हमें बुशेस लगानी चाहिए खूब सारी। बोगनविलिया लगाएं या फाइकस की बुशेस लगाएं खूब सारी। उन्हीं में घर बनाती है क्योंकि वो बड़े पक्षियों से बची रहती है। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और मेरे साथ हैं राकेश खत्री जी। तो राकेश जी, चलते चलते मैं पूछना चाहूंगी आपसे ये कि जो भी आपके मन में है यंगस्टर्स के लिए, जो हमारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, कैसे अपना जो है इसमें जिम्मेदारी को निभा सकती हैं, और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे उन्हें प्रेरित करना चाहेंगे कि आज जिसने ये कार्यक्रम सुन लिया वो किस तरीके से याद रखेगा राकेश जी को? देखिए, धरती ने बहुत बड़ा बैंक दिया था हमारे, हमने उसको धीरे 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 करके बिल्कुल ही खाली कर दिया ऑलमोस्ट। और मैं शुरू से सबको यही कहता हूँ कि आप बैंक के मेथड से चलिए, जिंदगी आपकी कभी परेशान नहीं होगी। आप बचाएंगे तो बढ़ेगा। आप अभी से बचाना शुरू करिए उस पर्यावरण को। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अपनी केयर ही तो मांगती है। वो केयर भी नहीं करते तब भी वो अपने आप को सेल्फ केयर कर लेती है। तो उस धरती को बचाइए। अपने धरती के रिसोर्सेज को, जो भी पर्यावरण के रिसोर्सेज हैं, अपने एटीएम कार्ड की तरह यूज करिए। उसको उतना निकालिए जितनी जरूरत है, बाकी आगे आने वाली जनरेशन के लिए छोड़िए। कोशिश करिए कि जो फॉग हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, जिसको हमने स्मॉग बना के इन बच्चों को दिया, उसको दोबारा फॉग बना के उनको दे सकें। बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ राकेश जी ने अपना संदेश जो है हमारे लिसनर्स तक पहुंचाया है। और इसी के साथ मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास हमें देने को बहुत कुछ है, हाँ, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रकृति जो है वो हमारी ज़रूरतें तो पूरी कर सकती है लेकिन हमारा लालच पूरा नहीं कर सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं निशा भारद्वाज अब राकेश खत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने धन्यवाद। समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में आए, शामिल हुए, इतनी सारी लाभप्रद जानकारी से हमें अवगत कराया, हमारे श्रोताओं को प्रेरित किया। अब मैं निशा भारद्वाज आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।